हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे पास आज एक मॉडल है। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये एक एयरपोर्ट का मॉडल है और ये आज सुबह ही मैंने इसको बनाया है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए, जो कि आज की जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक रिलेटेड है कोझिकोड और कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो 2020 में क्रैश हुआ था अगस्त के महीने में, उसके बारे में है। क्योंकि कल 9/11 को इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो फॉर एयरक्राफ्ट्स इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स AAIB, उसने ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसका फाइनल रिपोर्ट निकाला। तो ये फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है और उसके पीछे क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, ये सारे चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे और उसमें ये मॉडल यूज़ होगा। देखिए ये क्विकली मैंने मॉडल एक बनाया समझाने के लिए। इसको टेबल टॉप रनवे कहते हैं। मैंने वैसे ही उसको शेप देने का ट्राई किया ताकि आप लोग को उसको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो टॉपिक आज का ये है 7 अगस्त 2020 एक वंदे भारत फ्लाइट दुबई से कैलीकट आता है। वंदे भारत फ्लाइट आप सबको पता ही है। ये जितने भी इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड हैं उनको इंडिया लेके आने का एक जो प्रयास हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से, वो वंदे भारत मिशन था। उसके तहत एक फ़्लाइट आती है 7 अगस्त 2020 को दुबई से कैलीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। उसमें उन्होंने टोटल जितने पैसेंजर थे 190 पैसेंजर्स प्लस क्रू वो आते हैं। दुबई से ऑन टाइम टेक ऑफ होता है एयरक्राफ्ट। कैलीकट का जो एयर स्पेस है वहाँ भी ऑन टाइम वो पहुँच जाता है। लेकिन कैलीकट में जब वो पहुंचता है उधर वो देखता है कि कंडीशंस स्टॉर्मी है, बारिश हो रही है, चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा है। उस कंडीशन में उसको लैंड करना है। वो कंडीशन जो था, उस कंडीशन में लैंड करते वक्त ये एयरक्राफ्ट को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, या फिर ये एयरक्राफ्ट में ये एक्सीडेंट जो टेक प्लेस हुआ उसके पीछे क्या रीज़न है, वो अभी हम लोग यहाँ से ये मॉडल में देखेंगे। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा दूर से दिखाने का ट्राई करता हूँ आपको। देखिए ये है टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे मतलब ये थोड़ा रनवे या फिर वो एयरपोर्ट थोड़ा हाइट में रहता है, ज़मीन की सतह से या मीन सी लेवल से जो थोड़ा हाइट में रहता है। तो इसको आप अगर ये नीचे को आप इस एरिया को मीन्स लेवल ले लेंगे तो ये उससे थोड़ा हाइट में है। और उसमें भी ये जितना पोर्शन एयरपोर्ट का है और रनवे का है ये बहुत ही लिमिटेड है, और आप ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए बहुत ही कंजेस्टेड है। तो क्या है ये कंजेशन, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये जो रनवे है कैलीकट का, एक साइड में रनवे का एंड है 10 और दूसरे साइड में रनवे का एंड है 28। तो दो एंड है और इसका लेंथ भी आप देखेंगे 2860 मीटर है इसका जो लेंथ है। सो इट इज़ 2.8 किलोमीटर्स यू कैन से। और ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये एक टैक्सीवे है, टैक्सीवे C। तो और ये आप एयरपोर्ट का बिल्डिंग ले लें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इसको टेबल टॉप रनवे
और क्रिटिकल रनवे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चांस ऑफ एरर, गलती करने का मौका बहुत कम है। अगर प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड पायलट वो एग्जीक्यूट नहीं करता है लैंडिंग, तो होगा क्या, ये जो आप देख रहे हैं रनवे के बाद ये जो स्टिफ क्लिफ आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप खाई, ये खाई में जाके वो गिरेगा। दोनों कोई भी एंड में देखिए, इधर भी वैसा ही हो सकता है। तो ये इस टेबल टॉप रनवे का प्रॉब्लम है। आप दूसरे एयरपोर्ट्स में देखते होंगे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का ले लीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट में ऐसे कुछ टेबल टॉप कंडीशंस नहीं है। जैसे वो रनवे लैंड करता है, रनवे के बाद भी बहुत ही प्लेन एरिया है, वहाँ पे कुछ ऐसे ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़मीन है, वो पूरा प्लेन ज़मीन है, तो वहाँ पे वो रनवे भी ऐसा है। लेकिन ये कंडीशंस, ये थोड़े डिफ़िकल्ट कंडीशन होते हैं, टेबल टॉप कंडीशंस कहा जाता है। तो यहाँ पे उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन क्या हुआ, एयरक्राफ्ट जब एयर स्पेस में आया, कैलिकट के एयर स्पेस में, तो उसको पता चला कि आंधी तूफान चल रहे हैं और ये स्टॉर्मी कंडीशन है। तो वो देखा, लैंड करने का अटेम्प्ट किया, और उसने 2 अटेम्प्ट लिया। ये जो 28 साइड रनवे है, उसके साइड में से 2 अटेम्प्ट उसने लिया, तो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये 28 साइड में से सक्सेस उसको नहीं मिला। तो उसने ATC को रिक्वेस्ट किया, उसने कहा कि मैं 28 साइड से सक्सेस मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे 10 के तरफ से लैंड करना है। 10 उसका अपोजिट साइड है, आप देखिए इधर मैं जो बता रहा था आपको, ये साइड से मुझे लैंड करना है। तो फिर उसको परमिशन मिल गई, 10 साइड से आप लैंड करें। उसने 10 साइड से लैंड करने का ट्राई किया, और उसने जो टचडाउन किया, वो टचडाउन था टैक्सीवे पॉइंट, ये जो C मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा देखिए, उसके करीब करीब, जो कि रनवे का टचडाउन पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। टचडाउन पॉइंट इधर आप इमेजिन कर ले, इधर है, वहाँ से काफ़ी, आप ऐसे कह सकते हैं कि टचडाउन पॉइंट से ऑलमोस्ट 1000 मीटर उसने क्रॉस कर गया। वहाँ पे क्रॉस करने के बाद फिर वो लैंडिंग रोल करता रहा। जैसे लैंडिंग रोल कर रहा था, तो दूसरा जो पायलट है, उसने पायलट, जो मेन पायलट है जो फ्लाइंग कर रहा था, उसको कहा आप फिर से टेक ऑफ कीजिए और फिर से उसको आप गो अराउंड कीजिए। लेकिन वो हुआ नहीं, और एट लास्ट आप देखिए ये रोल में जाते जाते वो रनवे का एंड क्रॉस किया, और यहाँ पे जाके खाई में ऐसे गिर गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गया या फिर टूट गया वो। तो ये जो चीज़ हुआ, या फिर ये जो कंडीशन यहाँ पे हुआ, ये कंडीशन को हम लोग और थोड़ा डिटेल में जानने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि टचडाउन, उससे पहले मैं आपको कुछ 2 टर्म्स समझाता हूँ। 2 टर्म्स ऐसे हैं, यहाँ पे जो पायलट फ्लाइंग करता है, 2 पायलट होते हैं उसमें कॉकपिट में, एक पायलट और एक को पायलट होता है। उसमें से एट ए टाइम 1 पायलट इंचार्ज होता है, उसको कहा जाता है पायलट फ्लाइंग, PF, और दूसरा जो पायलट रहता है उसको कहा जाता है पायलट मॉनिटरिंग, और PM। तो ये सेटअप रहता है कॉकपिट का जब भी वो लोग फ्लाई करते हैं। इस कंडीशन में जो पायलट फ्लाई कर रहा था PF, वो ओवरशूट कर गया रनवे, जैसे कि मैंने आपको बताया, C के बाद टच किया। जैसे ही रोल हो रहा था, पायलट मॉनिटरिंग, जो कि वो चेक करता रहता है सारा पैरामीटर्स कॉकपिट में एयरक्राफ्ट का, या फिर बाकी कम्युनिकेशन संभालता है, तो वो पायलट मॉनिटरिंग जो है, ही कॉल्ड फॉर ए गो अराउंड, मतलब आप और आगे लैंडिंग को कंप्लीट ना कीजिए, यहीं से आप टेक ऑफ कर लीजिए फिर से, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन जो पायलट फ्लाइंग था, इस बात को उसने कंप्लाई नहीं किया, मतलब उसने माना नहीं, और वो लैंडिंग रोल में चलता रहा। ये हुआ। अच्छा, उस दौरान और क्या होना चाहिए था, ये जो पायलट
पायलट जो मॉनिटरिंग कर रहा था वो कमांड अपने हाथ में ले लेता, वो भी नहीं हुआ। तो ये दोनों कंडीशंस नहीं हुए, इसीलिए वो क्रैश कर गया। तो ये उस दिन का सिनेरियो था। तो ये जो फ्लाइट था इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ एक्सीडेंट के बाद। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला, जो कि कल रिपोर्ट निकला है 11 सितंबर 2021 को, क्या हुआ है रिपोर्ट में कि ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके पीछे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी हैं। अपार्ट फ्रॉम पायलट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर जो एसओपी है उसको नहीं माना, उसके बाद भी उसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि ये क्रैश के पीछे हैं। तो और क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, जैसे कि रनवे का कंडीशन, एयरपोर्ट का कंडीशन, एयरपोर्ट का लोकेशन, उस दिन का क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर और कुछ जो ह्यूमन फैक्टर्स रिलेटेड हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पायलट प्रेशर में था, पायलट को प्रेशर था कि मैं आज ये लैंड कर जाता हूँ तो नेक्स्ट डे फिर से एयरक्राफ्ट मॉर्निंग में टेक ऑफ करे। ऐसा भी रिपोर्ट में है कि पायलट के ऊपर वो प्रेशर भी था लैंड करने का। तो जो रिपोर्ट ये कहती है नॉन कन्फर्मेंस हुए, क्या क्या नॉन कन्फर्मेंस हुए। नॉन कन्फर्मेंस नंबर 1, पायलट को दूसरा कोई एयरपोर्ट, अल्टरनेट एयरपोर्ट ढूंढना चाहिए था। पायलट दूसरा एयरपोर्ट ढूंढा नहीं, मतलब पायलट दूसरा एयरपोर्ट ऑप्ट नहीं किया। स्टॉर्मी कंडीशन होने के बावजूद, स्टॉर्मी कंडीशन टेबल टॉप रनवे के ऊपर होने के बावजूद वो दूसरा एयरपोर्ट उसने ऑप्ट नहीं किया। ये पहला नॉन कन्फर्मेंस था। दूसरा नॉन कन्फर्मेंस ये था कि पायलट टचडाउन तो जो जोन था उसमें नहीं कर पाया, तो वो भी एक नॉन कन्फर्मेंस है। तीसरा ये था कि जब आपने टचडाउन कर ही लिया है, आपको यहाँ पे करना था टचडाउन, आप यहाँ पे नहीं करके आप आगे टचडाउन किए, यहाँ पे किए टैक्सीवे के पास, यहाँ पे किए, तो आपको यहाँ से आप देख रहे हैं आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से आपको फिर से टेक ऑफ करना चाहिए था। तो आपने वो काम भी नहीं किया, फिर से यहाँ पे आप गो अराउंड कर लेते, वो जो पायलट मॉनिटरिंग एडवाइस कर रहा था कि आप पायलट आप गो अराउंड कर दीजिए, वो भी नहीं किया। और नेक्स्ट नॉन कन्फर्मेंस क्या था, फिर नेक्स्ट जो इसमें गलती ये थी, वो नेक्स्ट गलती थी कि पायलट मॉनिटरिंग जो दूसरा वाला पायलट बैठ के मॉनिटर कर रहा है, उसने भी ये कमांड हाथ में नहीं लिया। अगर वो लेता और गो अराउंड कर जाता तो भी ये क्रैश बच सकता था, मतलब क्रैश नहीं होता था और 21 लाइफ या 21 जिंदगी बच सकते थे। तो ये सारे फैक्टर्स थे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो ये एक्सीडेंट के पीछे। कंडीशन तो था ही, उस दिन का कंडीशन तो था ही। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे इवेंट्स जो नॉन कन्फर्मेंस के थे ये थे, और उसके पीछे जो ह्यूमन फैक्टर का प्रेशर था कि इसको लैंड करना ही है आज। तो रिपोर्ट ये कहता है कि ये एक सिस्टम का फेल्यूर है। इसमें सिस्टम का फेल्यूर क्या है कि कलेक्टिवली पायलट को एड नहीं दिया गया। एटीसी अगर मना करता, ये कंडीशन स्टॉर्मी कंडीशंस है और यहाँ पे एयरपोर्ट का ये क्योंकि एटीसी को पता है आप अपने एयरपोर्ट के बारे में, और इस स्टॉर्मी कंडीशंस में देयर आर चांसेस, अगर आप 28 साइड का एंड नहीं देख पा रहे हो, 2 अटेम्प्ट आप मिस कर चुके हो, 3rd अटेम्प्ट आप ट्राई कर रहे हो, अगर कुछ गलती हो, वेट रनवे है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, एक्सकर्सन हो सकता है। अगर बाद में एंड में भी ना जाए, साइड वाइज एक्सकर्सन हो सकता है। रनवे के साइड वाइज भी उतने सेफ्टी बफर्स नहीं है ये पर्टिकुलर कैलिकट एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं।
तो ये सारा चीज़ देखकर एटीसी भी मना कर सकता था, या फिर वेट रनवे अगर था उस टाइम, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो थी वहाँ की उस टाइम इंचार्ज जो थी, वो लोग ये सर्टेन टाइम तक एयरपोर्ट को क्लोज भी कर सकते थे जिससे कि ये एक्सीडेंट नहीं होता था। या फिर एटीसी बोलता कि आप कहीं दूसरा एयरपोर्ट में जाके लैंड करें, यहाँ का कंडीशंस ये है और ये प्रिवेलिंग चीज़ इधर हो रही है। तो ये रिपोर्ट था। और इसके साथ क्या था, ये जो टेबल टॉप रनवे है इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ये टेबल टॉप रनवे को हमेशा एक क्रिटिकल रनवे माना जाता है। यहाँ पे स्किल्ड पायलट जिसका कि काफ़ी एक्सपीरियंस है उसको ही नाइट कंडीशन और जब भी नाइट में वेट कंडीशंस हैं तो उस कंडीशन में एक्सपीरियंस्ड पायलट ही कमांड में रहना चाहिए। ये इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या डीजीसीए का गाइडलाइंस भी है कि उसको ही करना चाहिए। और ये जो कैलिकट एयरपोर्ट में दूसरे भी बहुत सारे नॉन कॉन्फर्मेंस थे, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया, ये 2 एंड इधर हैं, आप देखिए ये 28 एंड है और ये एक एंड है 10 एंड है। तो ये जो 2 एंड है यहाँ पे 10 एंड 28, यहाँ पे आप देखेंगे ना रनवे एंड के बाद बहुत ही कम सेफ्टी मार्जिन है, बहुत ही कम सेफ्टी एरिया है। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी बहुत ही कम सेफ्टी एरिया है, जबकि आपका यहाँ पे जो सेफ्टी एरिया है ये एटलीस्ट 240 मीटर्स का होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में ये 90 मीटर है। तो ये जस्ट मतलब आधा भी नहीं है, आधा भी नहीं है। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और स्पेसिफिकली ये कैलिकट का जो एयरपोर्ट है ये और भी क्रिटिकल है। तो ये कंडीशन में जब उसने लैंड किया इस रनवे के ऊपर, उसको ध्यान देना ये चाहिए था कि वो लैंड कर रहा है तो प्रॉपर टचडाउन जोन में करे या प्रॉपर टचडाउन पॉइंट में करे, क्योंकि उसको पता है कि इसको सेफ्टी एरिया इसका बहुत ही कम है। जितना होना चाहिए था 240 मीटर्स का जो सेफ्टी एरिया है वो नहीं है उसके, और कितना है 90 मीटर्स का है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये एक हो गया। दूसरा, इसका विड्थ के ऊपर भी रिपोर्ट मिला है कैप्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें कि वो रिपोर्ट कहता है, कैप्टन रंगनाथन जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो कमिटी है, सेफ्टी कमिटी, तो ये ओवरसाइट कमेटी के थ्रू उन्होंने यहाँ पे इंस्पेक्शंस किए और वो उनको ये मिला कि दोनों साइड में इसका रनवे एंड सेफ्टी एरिया RES है। ये तो कमरा ये भी है कि इसका कोई अरेस्टिंग सिस्टम नहीं है। EMAS इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टर सिस्टम, वो एक ऐसा मटेरियल है हर रनवे एंड में अगर वो लगाया जाए, यहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाए, तो अगर एरोप्लेन अगर यहाँ पे ओवरशूट भी कर जाता है या रनवे एक्सकर्शन हो जाता है, आगे चला जाता है, तो उसके जो व्हील्स हैं वहाँ पे वो स्टक हो जाएंगे, उसमें स्टक होके वो आगे नहीं जा पाएगा एयरक्राफ्ट, तो क्रैश नहीं होगा। तो वो भी इस केस में इंस्टॉल नहीं किया गया है। और ये दोनों एंड में वही है, दोनों एंड में इंस्टॉल नहीं है। ये भी उन्होंने पाया था। और क्या उनको मिला था कैप्टन रंगनाथन को, उनको और मिला था कि ये जो रनवे है इसमें काफ़ी रबर डिपॉजिट्स हैं, हेवी रबर डिपॉजिट्स, जो कि रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में जो डिपॉजिट्स एरोप्लेन छोड़ के जाता है वो डिपॉजिट्स काफ़ी हैं। और ये सारे जो नॉन कंप्लायंस हैं ये सेफ्टी ऑडिट के थ्रू भी इनको बताया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी को और यहाँ पे कि ये आप कंप्लाई करें, लेकिन वो ये कंप्लाई नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक रीज़न है ये एक्सीडेंट का, क्योंकि अगर ये सब चीज़ कंप्लाई किया हुआ होता
तो ये एक्सीडेंट शायद नहीं होता, क्योंकि वो भी एक रोल प्ले करता है। अगर उस दिन वहाँ पे EMS होता, अरेस्टिंग सिस्टम होता, तो फिर वहाँ पे एयरक्राफ्ट रुक जाता था। एयरक्राफ्ट रुका नहीं और एयरक्राफ्ट लास्ट में यहाँ पे जाके यहाँ पे गिर गया और डिसइंटीग्रेट हो गया। कितने लाइव्स? 21 लाइव्स लॉस्ट, एयरक्राफ्ट लॉस। इट्स ए मेजर एक्सीडेंट, एविएशन के लिए खतरा, एविएशन की रेपुटेशन के लिए खतरा। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो में ये समझ में आता है कि कैप्टन खाली जो स्टाफ एविएशन में काम करते हैं, जो पायलट्स हों या फिर इंजीनियर्स हों या फिर क्रू हों, उनका ही गलती नहीं होगा ऑल द टाइम। उसके पीछे क्या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं या फिर उनके ये एक्सीडेंट होने के पीछे किस किस का हाथ है और क्या हाथ है, जो सब की मिलाकर ये एक दिन का एक्सीडेंट हुआ। तो ये चीज ये कंट्रीब्यूट करता है एक एक्सीडेंट को हैपन होने के लिए, और वो ईयर्स ऑफ गलती जो कि नॉन कन्फर्मेंस है, उसके वजह से ये होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो एरोप्लेन विक्टर टैंगो अल्फा एक्सरे होटल, ये इसका एज ज़्यादा नहीं था। ये जो एरोप्लेन था 2006 में आया था, तो ये 2006 से लेकर 2020 तक 14 साल का ये एरोप्लेन था। तो 14 साल का एरोप्लेन इज क्वाइट गुड इन एविएशन। फिर बाकी पायलट का भी जो एक्सपीरियंस था, मोर देन 10,000 फ्लाइंग आवर्स, ही वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस। और इसी टेबल टॉप कैलिकट रनवे के ऊपर उसने 27 टाइम्स लैंड भी किया था। 27 टाइम्स लैंड भी किया था, जिसमें कि ये 2020 लास्ट ईयर 2020 में अराउंड 10 टाइम्स उसने लैंड किया वही सेम एयरपोर्ट में। तो उसका उस एयरपोर्ट के ऊपर एक्सपीरियंस भी प्रॉपर था। लेकिन रीज़न उस दिन का कंडीशन, द इम्पल्स बिहाइंड, उसके पीछे जो उसको मतलब फोर्सफुल हुआ वो लैंड करने के लिए, या उसके पीछे उसको ज़बरदस्ती जो लैंड करना पड़ा उसको, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको फिर से उस एरोप्लेन को फिर से फ्लाइट करना है, वो एक मेजर रीज़न था। वरना वो दूसरा डाइवर्सन एयरपोर्ट ले सकता था, दूसरे जगह में जा सकता था। ना एरोप्लेन की गलती थी, ना पायलट का एक्सपीरियंस में कमी था, लेकिन उसको जो फोर्स किया गया उसके वजह से उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर को भी ब्रीच किया। अगर वो फोर्सफुल नहीं होता था, उसके पास लिबर्टी होती कि मैं दूसरे एयरपोर्ट में भी जाके लैंड कर सकूं, तो कुछ तकलीफ नहीं था। आज वो 21 आदमी जो मर गए, वो ऐसा नहीं होता था, वो सब जिंदा होते और वो एयरक्राफ्ट कोई एक गुड कंडीशन में, फिर कोई अच्छा एयरपोर्ट जहाँ की वेदर प्रॉब्लम्स या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, कोचिन जा सकता था, नियर बाई कहीं भी जा सकता था जहाँ की सेफ लैंडिंग हो जाए। तो ये सब चीज़ नहीं हो पाया। तो रिपोर्ट तो होते रहेंगे, रिपोर्ट्स प्यूनिटिव नहीं होते हैं। मतलब रिपोर्ट्स किसी को गलत बताने के लिए या किसी को ऐसे नीचा दिखाने के लिए या किसी की गलती निकालने के लिए नहीं होते हैं। रिपोर्ट्स होते हैं कि उससे हम लोग कुछ सीख सकें, कुछ सीख मिले, ताकि फ्यूचर में हम लोग ये गलतियां ना दोहराएं, ना रिपीट करें। उसके लिए ये सारे रिपोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे AIB ने रिपोर्ट अच्छा निकाला, और AIB की रिपोर्ट के वजह से हमें सीख मिलनी चाहिए कि यहाँ पे कहाँ कहाँ ह्यूमन फैक्टर्स की ब्रीच हुई, क्यों पायलट को उतना फोर्स किया गया, या फिर क्यों पायलट फोर्स में आया कि उस दिन ही लैंड करें या फिर उधर ही लैंड करें, कहीं दूसरा जगह लैंड ना करें, या फिर
उस एयरपोर्ट में इतना डेंजरस कंडीशंस और वेट रनवे में क्यों उसको परमिशन दिया गया लैंड करने के लिए, या फिर ये भी और हो सकता है वो एयरपोर्ट को और इम्प्रूव क्यों नहीं किया गया। तो ये सारे चीज़ को हमें लेना है, इसके बारे में हमें सोचना है, इसके बारे में एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, एक डिसीज़न निकालना पड़ेगा कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये कंडीशंस में कैसे बच सकते हैं, ताकि लाइफ ना लॉस्ट हो जाए, ना कोई किसी की डेथ ना हो इसके वजह से। क्योंकि एविएशन वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे कहा जाता है ये बहुत ही सेफ होता है, बहुत ही सुरक्षित एक तरीका है आपकी आवन जावन का। तो ये जो कंडीशंस है जाने आने का, ये चलती रहनी चाहिए। एविएशन हमेशा लोग प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि सेफ मोड है और हम ही उसको सेव कर सकते हैं एज ए एविएटर या फिर एज ए पर्सनल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। मैं सबको इसमें एनकरेज करूंगा कि सेफ्टी कंडीशंस को ब्रीच ना किया जाए और सबको ही अपना काम प्रॉपर तरीके से करें। हम यहाँ पे किसी को ब्लेम करने नहीं है या फिर नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सबको इनकरेज करेंगे कि सेफ्टी कल्चर को प्रिवेल किया जाए या फिर ह्यूमन फैक्टर्स को टेस्टेड ना किया जाए, ह्यूमन फैक्टर्स को ब्रीच ना किया जाए, ताकि एविएशन फलेगा फूलेगा और लोगों को और बेनिफिट्स देगा। तो आज का टॉपिक यही था, द कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2027 अगस्त में जो एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 फ्लाइट नंबर जिसका क्रैश हुआ, उसका जो फाइनल रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कशन था। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा समझ में आया। यहाँ पे कुछ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं बिल्कुल ज़रूर उस टॉपिक पे आऊँगा और उस टॉपिक के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और आपको जानकारी देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल्स को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।